कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX, मतलब जैसे कुछ रुपया होता है ना, तो कुछ सामान थे उसको बेचा गया और उससे कुछ पैसा मिला RX, जो कि एक फंक्शन के फॉर्म में है, दिया RX इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो बोल रहा है कि रुपयों में से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर, हमें सीमांत आय निकालना है जब x इक्वल टू कितना है 7। ठीक है, तो सबसे पहले वही निकालेंगे RX dx, मतलब अवकलन ही करना है। तो 13x² हो जाएगा 2x, 26x का 1 और 15 कांस्टेंट तो 0, तो 13 दूना 26x प्लस 26। ठीक है, ये आ गया। अब x इक्वल टू 7 पर तो कितना हो जाएगा, जैसे इसमें हम रखेंगे x बराबर 7, 26 गुणे 7 प्लस 26, तो 26 कॉमन हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 तो 26 गुणे 8, या 26 गुणे 8 8 6 48 को 8 8 दूना 16 16 8 16 4 20 208 रुपया। ठीक, सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो 13x² का 13 गुणे x² का 2x हो जाएगा, 26x का 26 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, और 15 कांस्टेंट 0, और यहाँ x बराबर 7 दिया था तो x बराबर 7 रखेंगे, तो 26 गुणे 7 और ये 26 ही है, तो 26 गुणे 7 प्लस 26, 26 कॉमन कर लिया 7 हो गया, यहाँ से 1 तो 26 गुणे 8, और 26 का गुणा 8 में जब करेंगे तो 208 आएगा। ठीक है, कर लो कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो जैसे देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr²। तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, तो इसका मतलब dA/dr करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, ये पाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और r² का 2r। ठीक है, 2r। ठीक है, तो ये जगह 2πr। अब r बराबर कितने पर, r बराबर 6 सेंटीमीटर पर परिवर्तन की दर निकालनी है, तो इसलिए r बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो ये जाएगा 6 दूना 12 पाई। ठीक है, 6 दूना 12 पाई। ठीक, कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था NCERT का। अठारह कह रहा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय में RX बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 है, तो x बराबर 15 पर सीमांत आय निकालना है। पिछला क्वेश्चन जैसे था, इसमें RX दिया आपका, RX क्या है 3x² प्लस 36x प्लस 15 है, 5 है। x बराबर 15 पर हमें क्या निकालना है, सीमांत आय। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, d/dx ऑफ r। ठीक है, तो इसका अवकलन करिए, तो 3x² का 2x, 36x का 36 गुणे 1 हो जाएगा, और 5 का 0, तो ये जाएगा आपका 3 दूना 6x प्लस 36। तो x बराबर कितने पर, x बराबर 15 पर, तो 6 गुणे
15 प्लस 36, तो 15 छक्का 90 प्लस 36 तो 126 रुपया। ठीक है, 126 रुपया। चलिए इसको कर लीजिए। अब तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाँ, जो रेट वाला निकालना था अवकलज का पहला पार्ट, मतलब रेट, परिवर्तन की दर, वो वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें आता है दूसरा वाला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसको समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, वर्धमान इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, और दूसरा है इसी का ह्रासमान, मतलब कमी। ह्रास नहीं कहते, ह्रास हो गया, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक, तो अगर कोई फंक्शन हम उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और फंक्शन का भी मान बढ़े, जैसे देखो कि ये मैंने कोई एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया, y इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक, आप इसमें आप x की वैल्यू जैसे x बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। ठीक है, ऐसे रखिए। और क्या y का मान भी बढ़ रहा है? अगर y का मान बढ़ेगा तो बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है। तो पुट करके देखिए, इसमें x बराबर 1 रखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस 4, तो 3 गुणे 1 3 ही हो जाएगा, 4 कितना हो गया 7। अब x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 10। अब 3 रखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा फिर 3 गुणे 3 प्लस 4, 3 त्रिके 9 4 13 हो जाएगा। तो जैसे से हम x का मान 1 रखा तो 7 आया, x बराबर 2 पर ये 10 आया, x बराबर 3 पर ये 13 आया। ये फंक्शन की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, ये x बराबर 1 पर, ये 7 पर है। इसका मतलब कि ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। जैसे से x का मान बढ़ाते जाएंगे हमारा y का मान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू बढ़ाएं तो वह फंक्शन का मान भी बढ़े, तो उस फंक्शन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फंक्शन। ठीक, समझे। दूसरा ह्रासमान वाला, डिक्रीजिंग वाला कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यही एग्जांपल मैं ऐसे ले लूँ, -3x प्लस 4। ठीक, अब फिर हम x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 पर वैल्यू देख रहे हैं। तो x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू -3 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 1। x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर रखिए x बराबर 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 4, तो -6 प्लस 4, तो -2। x बराबर 3 पे क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, -9 प्लस 4, -5। देखो x बराबर 1 पर 1 आया, x बराबर 2 पर -2 आ गया, और x बराबर 3 पर -3। हम तो x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, x का मान इस तरह से बढ़ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन फंक्शन का मान क्या जा रहा है, 1 मतलब यहाँ आया, फिर जैसे ही 2 पे आए तो x बराबर -2 आ गया,
और x बराबर 3 पर ये -5 चला गया, तो 1 हुआ, -2 -5। तो हमारा ग्राफ जो है x का मान बढ़ाने पर ये घट रहा है। ठीक है, फिर 2 पर इस तरह से आया था, 3 पर जाने के बाद आपका कहाँ पे मिलेगा, ये आपका यहाँ मिला, x बराबर 3 पर ये मिला, यहाँ पे मिलेगा, x बराबर 2 पर ये यहाँ मिलेगा, और ये तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो ग्राफ आ रहा है वो समय के अनुसार जो है वो बढ़ता, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन फंक्शन का मान घट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझे। इसके बाद बनाइए, अब हम जानेंगे कैसे एप्लीकेशन यूज़ करके हम कैसे बता सकते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है जैसे y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1, ये सब कोई फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक, और इसका कितना हो जाएगा, 2x और 3x का 1 और 1 का। ठीक है, अब इसमें आप 4 दूना 8x प्लस 3, इसमें आप जब x का मान रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे देखिए x, एक ऐसे भी आपको एक सिंबल मिलेगा, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है x का मान आपका प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, x का मान कुछ भी हो सकता है। सपोज ये 0 है तो इधर की वैल्यू सब पॉजिटिव होंगी, इधर की निगेटिव। तो मान लीजिए हम -5 एक उठाए हैं, ठीक है, -5 उठा लिया, x बराबर -5 पर रखिए फंक्शन 3 और -5 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे -5 प्लस 3, ठीक, और कितना हो जाएगा, 3 और 5 का 25 हो जाएगा, 8 25 40 -40 प्लस 3। ये आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 3 75 -40 प्लस 3, तो 75 में से 40 आपका 35 प्लस 3। ठीक है, हम x का मान नेगेटिव रख रहे हैं लेकिन हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक, अगर हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव, मतलब 0 से छोटा ना हो, नेगेटिव साइन ना आए, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। वहीं पर अगर हमारा पहला डेरिवेटिव ऐसे दिखाते हैं ना, एक बार जब ऑकलन करते हैं 1 डैश, अगर ये निगेटिव आ गया तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, ठीक है, यही देखेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इसको कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और एक होता है कोडान, ठीक, तो जो इस स्टैंड को बनते हैं क्या मानते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं, क्योंकि कोड तो हमारे ये थे, तो ये अलग-अलग से कोड थे, लेकिन जब हम इन्हें ट्रिपलेट के रूप में ले लेते हैं तो इन्हें होता कहते हैं कोडान। जब ये एक स्टैंड में रहते हैं उसमें कोई ट्रिपलेट नहीं होता तो हम कहते हैं जेनेटिक कोड कहते हैं, और भी जेनेटिक कोड किस तरह मान कर देता है, कोडान का निर्माण कर देता है, और यही कोडान क्या कहते हैं, सामान्य को क्या कहते हैं, बाइंड करके रखते हैं, बाइंड करने के लिए अलग-अलग जो अमीनो एसिड को बाइंड करेंगे
तब तक पूरी एक चेन नहीं बनेगी। और जब ये चेन पूरी बन जाती है 20 अमीनो एसिड की जब चेन बन जाएगी तब पूरा एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड का होना जरूरी है। और इन 20 अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए कोडान का होना जरूरी है। और ये कोडान क्या कहते हैं, इस आरएनए के स्ट्रैंड से, और यह आरएनए स्ट्रैंड किससे बनता है कि डीएनए के स्ट्रैंड से। और यही मैं बता रहा था कि डीएनए से जो कन्वर्जन होता है और आरएनए से अनुवादन होता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। तो यहाँ पे हमने ये तरीके के जीन का नाम हमने लिखा, एक प्रमोट करेगा, एक क्या करेगा उसको। देखिए 6.2 का पहला क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन 3x + 17 एक वर्धमान फलन है। ठीक है, हमें ये निकालना है। ग्लूकोज है जिसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और जब एनर्जी नहीं देगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसमें जो आपके कई तरीके के पार्ट्स बन गया। अनुलेखन का इस लाइन का नहीं समझा तो देखिए लिखा है कि फंक्शन 3x + 17 y = 3x + 17 कोई फंक्शन है जो बोल रहा है कि ये आर में, मतलब पूरे इसमें एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे तो हो जाएगा 3x का 1 और 17 का 0, तो 3 हो गया। अब देखिए आप इसमें x का कुछ भी मान रख देंगे वो हमेशा 3 ही आएगा, क्योंकि ये जो आया है ये x से फ्री है। ठीक है, इसमें x वगैरह कुछ नहीं लगा है, इसलिए ये फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग थ्रू आउट रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म नहीं है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि फंक्शन e⁻²x e⁻²x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या करेंगे, dy/dx e⁻x का e⁻x ही होता है, 2x का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × e⁻²x। और e⁻x का ग्राफ बताया गया है, नहीं बताया गया है। देखिए e⁻x का जो ग्राफ आपका आता है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि e की वैल्यू 2.303 होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू आप x की वैल्यू आप जब इधर रखेंगे तो हमेशा आपका एक पॉजिटिव ही आता है, 0 पे 1 हो जाएगा और इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो आप x का मान कुछ भी रखेंगे ये हमेशा इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 2e⁻²x एक इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू r। ठीक है, बना लीजिए। उन्होंने ये बता दिया है कि ये मतलब उन्होंने खोज कर रहे थे उसकी निमोनिया की वैक्सीन की खोज कर रहे थे। अब खोज हो गई कुछ, लेकिन इससे उसको बता नहीं पाए। मतलब उन्होंने सारा उनका भी क्यों सही था, लेकिन उस कारक का पता नहीं लगा पाया कि कैसे हुआ, उसी को कारक को उन्होंने बता दिया बाद में। हाँ अच्छा भी कर देते, लेकिन ये नहीं पता था कि फैक्टर है क्या, बाद में पता है कि फैक्टर आपका डीएनए। कौन बताया था, हाथी और चीज से तो दूसरा एक्सपेरिमेंट। हाँ तो वो करा, जैसे माना है ना माने बात में तो मान ही लिया ना।
मतलब पुस्तक तो वहीं से निकल के आए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फंक्शन 0 से π/2 में वर्धमान है और π/2 से पाई में ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 3 कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। इसमें ये एक वर्धमान है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू π/2 से पाई के बीच में ह्रासमान है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। देखिए ये 0 और यहाँ पर π/2 और ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक। तो देखो 0 से पाई के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज ना, बढ़ रहा है ना। तो ग्राफ से देखने भी पता चल जा रहा है कि ये ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक, 0 से π/2 तक। लेकिन π/2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर इंक्रीज, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए हम इसका मान रख दें x बराबर, मान लीजिए हमने रख दिया क्या 0, तो x बराबर 0 पर एफ डैश 0 इक्वल टू कॉस 0 का मान कितना होता है 1। मान लीजिए हमने रख दिया कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है पता है, कॉस 30 का मान करीब 3/2। और मान लीजिए हमने रख दिया 60 अंश, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। और जैसे ही रखेंगे हम 90 मतलब π/2, तो ये कॉस 90 0 होता है। तो देखो कोण का मान तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इनके बीच में आपका इंक्रीज करेगा और यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ठीक। चलिए बना लीजिए इसको बना लीजिए और बाकी क्वेश्चन आपको कल